सामने। दिग्विजय जी, देखिए आप तो पॉलिटिकल गुरु भी हैं राहुल गांधी के, तो पहले तो ये भी बता दीजिए कि जो न्याय यात्रा है वो कैसी चल रही है। आपको लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई, बजट सेशन के दौरान भी राहुल जी नहीं थे? पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, नंबर एक। नंबर दो, जो नकवी साहब से कहलवाया जा रहा है वो मैं समझ रहा हूं। बात यह है कि मोदी जी के पास 3 बड़े हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार है उनका ईवीएम, दूसरा बड़ा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा बड़ा हथियार है उनका ईडी, आईटी, सीबीआई, जिसमें पेगासस का बड़ा रोल है। अब आपने जो बात कही है कि जो मोदी जी का आगमन हुआ है नेशनल सीन पर, उस पर हमने देखा था कि मोदी जी ने आते ही संसद की सीढ़ियों को दंडवत होकर प्रणाम किया, यानी कि संसदीय परंपराओं के लिए बहुत वो सम्मान करते हैं, और संविधान की पुस्तक को उन्होंने जाके वे नतमस्तक हुए। लेकिन पिछले 9 सालों में जितना संसद और संविधान का उल्लंघन ही नहीं हुआ है, लेकिन उसको बलाए ताक रखने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। जिस प्रकार से, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, अभी जो संसद में 2 लड़के लोकसभा में ऊपर से कूदकर, नई लोकसभा में, जिससे कहा था कि यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस संसद में 2 लड़के वहां से ऊपर से कूदते हैं और गैस छोड़ते हैं। ये तो गनीमत है कि जो गैस जो था वो नॉन टॉक्सिक नहीं था, और यही अगर जो टॉक्सिक गैस होता, और जैसे एक सारिन SARIN एक टॉक्सिक गैस होता है, अगर कहीं उस प्रकार का गैस होता तो 5 मिनट में संसद में जितने भी लोग थे उसमें से एक जीवित नहीं होता। लेकिन उसके बारे में न तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में अपना बयान दिया, न गृह मंत्री जी ने दिया, जबकि आतंकवादियों का जो हमला हुआ था, जब प्रधानमंत्री अटल जी थे, वो प्रधानमंत्री आडवाणी जी थे, उस समय स्वयं आडवाणी जी ने भी बयान दिया था और अटल जी ने भी दिया था, और पूरे विपक्ष ने, पूरे सदन ने उनका समर्थन किया था। और उस संकट की घड़ी में हम सब लोग एक हैं, इस बात का हमने एक पूरे देश को हमने बता भी दिया। दिग्विजय जी, आपने लेकिन सुन लीजिए, अब ये पूरा नहीं किया मैंने। अब हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग थी कि सदन में इस घटना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, या प्रधानमंत्री जी ना हो तो कम से कम गृह मंत्री जी तो बयान दे दें, आखिर हमारी क्या मांग गलत थी। और उसके बाद ये भी एक संसदीय परंपरा है कि जब भी संसद चल रही हो तब कोई भी माननीय मंत्री सदन के बाहर कोई बयान नहीं देगा। लेकिन गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस घटना का पूरा उल्लेख और बयान शासकीय पक्ष सदन के बाहर तो रखा, लेकिन सदन में नहीं रखा। ये भी संसदीय परंपराओं का उल्लंघन था। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी, जिनका कि पूरा का पूरा एक 9 साल का इतिहास है कि ना उन्हें संसद की कभी परवाह की, ना उन्होंने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह की, और ना कभी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सुझावों की परवाह की। दिग्विजय तो आप समझ सकते हैं कि कितने आपने 2 मुद्दे और उठाए। ईवीएम जो है वो ईवीएम ठीक हो जाता है जब हिमाचल में आप लोग चुनाव जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से, अब कर्नाटक में जिस तरह से आप चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में जिस तरह से चुनाव जीतते हैं, तब ईवीएम ठीक हो जाता है। देखिए, बात यह है, मैं इस बारे में नतीजों पे नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहता हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और हर देश के नागरिक और वोटर का अधिकार है
कि जहां वो चाहे वहां वोट जाए और वो उसके हाथ में पहुंचकर अपना वोट देखकर रजिस्टर करे, रजिस्टर करने के बाद उसकी गिनती पूरी हो। लेकिन हम उसके 7 सेकंड का विजुअल से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं जो पूरा आज सॉफ्टवेयर है, पूरे देश में जो कंप्यूटर साइंस ने जो प्रोग्रेस किया है, उसमें ऑपरेटर का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। अब सॉफ्टवेयर वीवीपैट में कौन सा है, क्या ये जानकारी हमें होना आवश्यक नहीं है? नकवी भाई, आप दिग्विजय सिंह को खूब जानते हैं। दिग्विजय सिंह को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ और ना कभी होगा। कांग्रेस पार्टी की बात यह है, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी लगभग 125 साल से ज्यादा बड़ी, 150 साल से ज्यादा हमारा इतिहास है। आजादी की लड़ाई लड़ी और हम तब डिप्रेशन में नहीं गए, तो आज डिप्रेशन में काहे को जाएंगे? एक दूसरी बात यह है कि इन्होंने मेरे उसका उत्तर नहीं दिया। क्या ये संसदीय परंपरा नहीं है? क्या ये जवाबदारी और जिम्मेदारी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की नहीं थी कि वो इतनी गंभीर घटना के बारे में संसद में अपना बयान दें? हम उनका समर्थन करते, लेकिन डरते क्यों हैं? बात यह है, इनका जो इतिहास है वो डिवाइड एंड रूल का रहा है। आप 1925 में गठन हुआ आरएसएस का और 1965 में हुआ विश्व हिंदू परिषद का। 1925 से लेकर 1947 तक कोई इनका योगदान आजादी की लड़ाई में नहीं रहा और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए इन्होंने बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि नकवी भाई की मजबूरी मैं जानता हूं, इनको जो कागज में लिख के दिया होगा उसको ही वो पूरा दोहराएंगे। मेरा परिवार वो है जिसने कि 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जिसने, मेरे पिता 1940 से कांग्रेस के सदस्य थे और 41 में मेरे घर पे सारे मंदिरों में दलितों का अछूत, तो तत्कालीन उस समय के गांधी जी के अनुयायी के रूप में उन्होंने मंदिरों में प्रवेश तब करा दिया था। तो मैं उस परिवार से आता हूं। दिग्विजय जी देखिए, वो कहीं भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये नहीं कहा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी। इन्होंने एक डायनेस्टिक बात की है। डायनेस्टी, सबकी डायनेस्टी बराबर होती है। क्या सिंधिया जी की डायनेस्टी आप में नहीं मंजूर नहीं करते हैं क्या? आप सुनिए, आप मेनका जी और वरुण जी की डायनेस्टी के बाद आप उसको स्वीकार नहीं करते क्या? बात यह है, इनको जो पढ़ा लिखा दिया जाता है कि डायनेस्टी की बात करिए तो दिग्विजय सिंह चुप हो जाएंगे, कांग्रेस चुप हो जाए। ना हम चुप कभी हुए ना कभी हैं। लोकतंत्र में डायनेस्टी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि जब ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, हर जगह वकालत में सारे डायनेस्टी के लोग आते हैं, तो राजनीति में क्यों ना आएंगे और अधिकार के साथ आएंगे? अच्छा दिग्विजय जी, अब मैं जरा इंडिया गठबंधन की बात कर लेता हूं। देखिए, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो मिलिंद देवरा जी ने जो है वो पार्टी छोड़ दिया। बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी जो है वो कह चुके हैं कि हम सारी सीटें जो हैं वो खुद लड़ेंगे। पंजाब की मैं अगर बात करूं तो वहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कुछ ठीक नहीं चल रहा और मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। बेकार आप इसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। स्टेट के अपने अपने अलग अलग लोगों का, पार्टियों, रीजनल पार्टीज़ का एक अपना एक उनका वो का कैरेक्टर रहता है और उनकी वजूद रहता है, इसलिए उसको आप इससे मिक्स मत करिए। नेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस के केवल जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार जी बाहर गए हैं। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, नीतीश कुमार जी ने 2019 का चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ा था? इनके साथ लड़ा था। और उस समय ऐसा खेल हुआ कि बिहार की सारी सीटें ये लोग जीत गए, अलायंस, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, और केवल एक सीट कांग्रेस को मिली।
आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका कि अपना अलग अस्तित्व है, एक भी सीट नहीं जीत पाए और हार का मार्जिन 1.5 से 2 लाख और 3 लाख तक पहुंचा। बात वही है, हमारी तो मांग यही है कि इसमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है सफल लोकतंत्र की फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस। अब माननीय चुनाव आयोग का हमारे साथ जो व्यवहार देख लीजिए, 28 राजनीतिक दलों ने, हमने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं, हमें समय दे दीजिए। 6 महीने से लगातार हम लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमको उन्होंने मिलने तक का समय नहीं दिया। आखिर इतना ईवीएम से प्रेम क्यों है नकवी जी आपकी ईसीआई इलेक्शन कमीशन को? और उच्चतम न्यायाधीश जी का ये सुझाव था कि सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन, दैट कमिटी शुड ऑल्सो हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई इसमें ऐतराज क्या था? निष्पक्षता से ही लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और उन्होंने क्या किया कि नहीं, पहले तो संसद, हमारे विपक्ष को पूरे को बाहर भेजा और वो बिल पास करा लिया जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं और उनके मनोनीत द्वारा मंत्री उसके सदस्य होंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन उनके कहने से चले और ईवीएम उनके कहने से वोट डलवाए और चुनाव में नतीजे दे। यही आरोपों का कारण है। मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा जी, हम सब राम भक्त हैं और मैं जहां का रहने वाला हूं उसका नाम भी राघवगढ़ है। बात यह है कि पूरे देश में संघ, वीएचपी और भाजपा ऐसा माहौल बना रही है जैसे कि रामलला को वे ही कहीं से लेके आए हैं और इतने आप ताकतवर हैं, रामलला को आप ले आए। अरे भाई, विदेशों से भगौड़े जो यहां से पैसा लेकर गए हैं उनको तो लेके आ जाते हैं।